हेलो बच्चों, आज हम क्लास 3 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से, जिसमें संज्ञा है और संज्ञा को नाउन भी कहते हैं। तो नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है, इतना जान लें आप। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि 3 मित्र हैं, दोस्त हैं, जो मीठे मीठे आम मेज़ पर रखे हुए हैं और कुर्सी पर बैठकर खा रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या वाक्य लिखा हुआ है। अमन दोस्तों के साथ कुर्सी पर बैठकर मेज़ पर रखे मीठे मीठे आम खा रहा है। इसका मतलब यहाँ जो आप रंगीन शब्द देख रहे हैं, जैसे अमन, दोस्तों, कुर्सी, मेज़, आम, ये सभी उपर्युक्त जो वाक्य दिए गए हैं, उसमें जो रंगीन शब्दों में ये दिए गए हैं, वो कोई ना कोई नाम है। तो अमन एक लड़के का नाम है, दोस्तों रिश्ते का नाम है, कुर्सी और मेज वस्तुओं के नाम हैं, आम एक फल का नाम है। तो ये किसी न किसी चीज़ का नाम है। इन्हीं नामों को व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। अब इन्हीं नामों से मतलब है कोई भी नाम, किसी भी तरह का नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है: किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो एक लाइन में संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार कही जा सकती है। इसको बच्चों आप लोग ज़रूर याद कर लोगे, ये हमेशा आपके काम आने वाले हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि संज्ञा के भेद, यानी काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के कितने भेद हैं। तो अभी आपको मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद जानने हैं। यानी संज्ञा के 3 भेद होते हैं, 3 तरह के संज्ञा होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, यानी कॉमन नाउन। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हो गए 3 तरह के संज्ञा। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या चीज़ है। तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इससे बच्चों ये आप समझ लें कि भीड़ से हटकर जो सबसे अलग दिखे, जो सबसे खास हो, जो सबसे विशेष हो, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक से मतलब सिर्फ व्यक्ति के नामों से नहीं है, वो विशेष कोई वस्तु भी हो सकता है, सामान भी हो सकता है, या फिर वो किसी स्थान का नाम भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, उदाहरण दिए गए हैं विशेष व्यक्ति के, जैसे सचिन तेंदुलकर, जाकिर हुसैन, अमिताभ बच्चन, ये तीनों के चित्र यहाँ दिए गए हैं। ये खास व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं, जिनको सभी लोग जानते हैं। तो ये भीड़ से हट कर हैं, ये आम नहीं है, ये खास हैं, इसलिए इनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। यानी इनके नामों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद है विशेष स्थान, यानी ऐसे कुछ खास स्थान जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनको सभी लोग जानते हैं, जैसे बिड़ला मंदिर, हवा महल और राष्ट्रपति भवन। ये जो 3 उदाहरण दिए गए हैं, ये तीनों प्रसिद्ध स्थान हैं। बिड़ला मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। हवा महल जो राजस्थान में है, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। और ये है हमारे देश का राष्ट्रपति भवन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे देश का।
यहाँ राष्ट्रपति जी रहते हैं। तो ये तीनों ही खास स्थान हैं, इसलिए इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, क्योंकि इनके जैसा दूसरा और नहीं है, जो अपने आप में एक ही है। तो जो अपने आप में सिर्फ एक हो, सिर्फ एक ही उदाहरण हो, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे देखिए, ये अलमारी है, बैग है, ये कलश है, तो ये विशेष वस्तु हो गए। किसी वाक्य में अगर इनका नाम दे दिया जाए कि ये अलमारी है, ये इस तरह का कलश है, ये बस्ता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, जो व्यक्तिवाचक से बिल्कुल उल्टा अर्थ प्रदान करते हैं। जिस प्रकार व्यक्तिवाचक में हम विशेष का ध्यान रखते हैं, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का, उसी तरह यहाँ पर विशेष न होकर कॉमन जो होता है सबके लिए, वो वस्तु और उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो जिस शब्द से किसी वस्तु की जाति अथवा वर्ग का पता चलता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी जिससे पूरी जाति का बोध होता है। जाति के नाम पर जैसे आप देख ले, यहाँ ये कारीगर है, तो ये कारीगर जाति को बता रहा है। ये पुरुष है, ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है कि ये जैसे पूरी पुरुष जाति को बताता है। ये एक औरत है, ये स्त्री है, तो ये स्त्री जाति का बोध करा रही है, यानी दुनिया की सभी स्त्रियां। स्त्री का मतलब सभी स्त्रियां। यहाँ आप देख रहे हैं स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी हैं। तो ये सभी लेकिन हैं क्या? तो ये मानव हैं, यानी मनुष्य हैं। तो ये मानव जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये सभी मिलकर मानव जाति का बोध करा रहे हैं। उसके बाद ये पशु हैं। अब पशु का मतलब सभी तरह के जानवर। पशु का मतलब जानवर, तो चाहे वह कोई भी श्रेणी का जानवर हो, वो पूरी पशु जाति का बोध कराता है। उसके बाद है वर्ग के नाम। तो जाति के नाम तो हो गए, अब है वर्ग। किस वर्ग के हैं वो, किस डिपार्टमेंट से हैं। तो ये है पुलिस, ये पुलिस की वर्दी पहने हुए हैं, ये पुलिस वर्ग से है। ये वकील है, ये अपने वकील वर्ग से आते हैं, ये अपने वकालत के लिए जाने जाते हैं। ये डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर वर्ग के हैं। डॉक्टर जाति तो नहीं कहेंगे, वर्ग कहेंगे। ये माली है, माली का काम होता है फूलों की, बगीचों की देखभाल करना, तो ये माली वर्ग से है। और ये अध्यापक हैं, ये अध्यापक कोई भी हों, ये अध्यापक वर्ग से आते हैं, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। तो इस तरह से जो जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी वो पूरी एक शब्द होकर वो पूरी जाति का बोध करा देते हैं। उसके बाद आते हैं पशु पक्षी के नाम। अब ये कुत्ता है, ये पूरे कुत्ते जाति का बोध करा रहा है। तोता अगर है तो दुनिया के सभी तोते, एक तोता मतलब दुनिया के सभी तोते हरे हैं। हिरन, ये हिरन जाति का जीव है, इसको हिरन कहते हैं, तो ये दुनिया के सभी हिरणों को बोध करा रहा है। ये सांप है और ये कोयल है। तो पशु के भी अपने अपने वर्ग हैं, अपनी अपनी जाति है और उनका नाम है। तो किसी एक का नाम लेने से उनके सभी जाति का पता चलता है। उसके बाद आते हैं रिश्तों के नाम। तो ये आप देख रहे हैं, ये दादा दादी हैं, ये रिश्ते हैं, यानी पिताजी के माता पिता को दादा और दादी कहते हैं। और ये माता पिता हैं, यानी हमारे जन्मदाता। उसके बाद ये भाई बहन हैं, उसके बाद ये चाचा चाची हैं। तो पिताजी के भाई और उनकी पत्नी को चाचा और चाची कहते हैं। तो हमारे परिवार में ये सारे रिश्ते आते हैं। हम सभी के परिवार में
ये इन रिश्तों का रिश्ते जो हैं उनका महत्व है, उनको हम लोग जानते हैं। तो ये भी कोई भी हो, ये रिश्ते के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा में कितने आ गए? जाति के नाम हो गए, वर्ग के नाम हो गए, पशु पक्षी के नाम हो गए, रिश्तों के नाम हो गए। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जिस शब्द से किसी पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी भी पदार्थ या किसी व्यक्ति के गुण यानी उनकी अच्छाई, उनके बुराई, उनकी अवस्था यानी उनकी पोजीशन का पता चलता है, उनके हाव भाव का पता चलता है, उसको हम उनकी फीलिंग्स का पता चलता है, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब गुण दोष यानी गुण मतलब अच्छे गुण और दोष मतलब बुरे गुण। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं, ये गुलाब जामुन है, ये मीठे होते हैं। तो इनका जो स्वाद है उसमें मिठास होता है। इनके गुण क्या है? मिठास है। और ये जो सिपाही है, फौजी है, इसका गुण है बहादुरी। और ये इमली है, इसका गुण है खट्टापन। इमली खट्टी होती है। और ये इसका चेहरा देखकर आपको पता चल रहा है कि ये क्रोध से भरा हुआ है, गुस्सा है इसके अंदर। तो ये जो मिठास, बहादुरी, खट्टा और क्रोध, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। उसके बाद है अवस्था के नाम, यानी अवस्था की किस तरह की उनकी स्थिति है। तो ये एक बच्चे का दृश्य है, ये बचपन है। ये हर मनुष्य का बचपन होता है सबसे पहले। तो ये बचपन जो है वो भी भाववाचक संज्ञा है। तो ये बचपन के भाव को दर्शा रहा है। और ये इस चित्र से पता चलता है बुढ़ापे का। तो ये बुढ़ापा भाव को दर्शा रहा है। उसके बाद ये दिए से प्रकाश निकल रहा है। दिए की जो लौ जल रही है उससे प्रकाश निकल रहा है, चारों तरफ उजाला फैलाती है दिया जब जलता है। तो ये उजाला भी भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद ठंड के मौसम में हमें सर्दी लगती है। इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये ठंड का मौसम दर्शा रहा है। तो ये सर्दी भी भाववाचक संज्ञा है। तो ये फीलिंग्स है, सर्दी, गर्मी, ठंडा, गरम, खुशी, दुख, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गए आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। तो बच्चों, आज हमने संज्ञा और संज्ञा के भेदों के बारे में जाना। उसके बाद कुछ विशेष बातें इस प्रकार हैं कि संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। ये तो आप सभी जानते हैं। तो इन नामों को ही संज्ञा कहते हैं। ऊपर पढ़ाए गए संज्ञा भेदों के अलावा एक संज्ञा और है, वो है समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे समुदायवाचक संज्ञा में आता है सेना, कक्षा, मेला इत्यादि, यानी भीड़ वाले, एक झुंड वाले शब्द। और द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं धातु यानी मेटल्स, जैसे चांदी, घी, लोहा। घी इसलिए क्योंकि वो द्रव्य है, तरल पदार्थ है। तो जो तरल पदार्थ जैसे कि पानी है, तेल है, घी है, दूध है, चांदी है, सोना है, लोहा है, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इन बातों को भी आप ध्यान दोगे और याद रखोगे, क्योंकि ये भी संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा के आज हमने 5 भेद जान लिए, 3 मुख्य तौर पर, और इधर समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस संज्ञा वाले अध्याय को आप अच्छे से पढ़ोगे और स्मरण करोगे, क्योंकि व्याकरण में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको अच्छे से करना है और इसके एक्सरसाइज भी आप बना लोगे। ठीक है, धन्यवाद।